नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने बातें डिस्कस की थी वो कालका शिमला रेल मार्ग से रिलेटेड जितनी भी हमारी बातें जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जाएंगी, वो सारी की सारी बातें हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। कालका शिमला रेल मार्ग के बाद जिस रेल मार्ग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हरियाणा रेल परिवहन में बनते हैं वो है हमारा जो हरियाणा में सबसे पहले रेल मार्ग बिछाया गया था, जो दिल्ली और रेवाड़ी इन दो शहरों के बीच बिछाया गया रेल मार्ग था। और इसी रेल मार्ग को विश्व में सबसे पहला हम मीटर गेज रेल मार्ग के रूप में भी पढ़ते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जनवरी 1871 के अंदर बिछाया जाना शुरू किया गया था। तो जितने भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे जो है ना, वो हेडिंग डालिएगा दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग। तो बच्चों, कालका शिमला रेल मार्ग से जितने भी क्वेश्चन बनते थे पिछली क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब जो हम बात करेंगे दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग की बात करेंगे। दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग, बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली रेवाड़ी जो रेल मार्ग है ये विश्व में बिछाया गया प्रथम मीटर गेज रेल मार्ग है बच्चों। मीटर गेज का मतलब होता है कि इस रेल मार्ग पर जो आपको पटरी नजर आएगी वो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो बिछाई थी उसकी चौड़ाई क्या थी? 1 मीटर थी। गेज का मतलब पटरी की चौड़ाई होता है। तो दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग सबसे पहला मीटर गेज रेल मार्ग था जो अंग्रेजों के द्वारा बिछाया गया था। बच्चों हम बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा इस रेल मार्ग को जो बनाया जाना शुरू किया था वो जनवरी 1871 के अंदर। ठीक है। निर्माण कार्य जो पूरा किया गया था बच्चों वो दिसंबर 1872 के अंदर। लगभग 2 साल इसको अंग्रेजों को बिछाने में बच्चों समय लगा था, दिसंबर 1872 ईस्वी के अंदर। तो अभी तक सिर्फ रेल मार्ग बिछाया गया है। इसके ऊपर जो सबसे पहली ट्रेन चली थी इस पर प्रथम ट्रेन का जो संचालन है मेरे बच्चों, वो किया गया था 14 फरवरी 1873। 14 फरवरी का दिन तो जितने भी लड़के लड़कियां नहीं बोलते होंगे ना, पुलवामा अटैक हुआ था, कहीं तुम वैलेंटाइन डे के रूप में समझ रहे हो। तो 14 फरवरी 1873 को मेरे बच्चों इसके ऊपर पहली ट्रेन का संचालन किया गया था। और ये जो ट्रेन चली थी ये विश्व की मीटर गेज पर चलने वाली ये विश्व की मीटर गेज पर चलने वाली मेरे बच्चों प्रथम ट्रेन थी।
और ये जो ट्रेन चली थी आपकी कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी सर? दिल्ली और रेवाड़ी के बीच। दिल्ली और दिल्ली और रेवाड़ी के बीच बच्चों ये ट्रेन चली थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जब ये ट्रेन चली थी 14 फरवरी 1873 को दिल्ली और रेवाड़ी के बीच, जो मीटर गेज के ऊपर चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन बनी थी, तो इसका संचालन किसी ना किसी ने तो किया होगा। जैसे आज के समय भारत के अंदर जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उन सारी की सारी ट्रेनों का संचालन जो करता है वो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट करता है। भारतीय रेलवे के द्वारा उनका संचालन किया जाता है। और अच्छे ढंग से संचालन करने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने कितने जोन बना रखे हैं? 18 जोन बना रखे हैं। उन 18 जोन में से 3 जोन हरियाणा के रेल नेटवर्क को कवर करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मेरे बच्चों उस समय भारतीय रेलवे तो था ही नहीं, भारतीय रेलवे तो आज़ादी के बाद आया है। तो आज़ादी से पहले 14 फरवरी 1873 को मीटर गेज पे चलने वाली ये जो ट्रेन है इसका संचालन किया था राजपुताना रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेन का जो संचालन है ना, इस ट्रेन का जो संचालन है वो बच्चों राजपुताना रेलवे के द्वारा। राजपुताना रेलवे के द्वारा इसका संचालन किया गया था, ठीक है। जो ये ट्रेन चली थी 14 फरवरी 1873 को, तो इस ट्रेन को खींच के लेके आने वाले इंजन का जो नाम था उसका नाम भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इंजन का नाम था ड्यूब। और ड्यूब नाम का जो इंजन है ना बच्चों, इसका निर्माण किया गया था 1872 के अंदर ग्लासगो नाम के शहर के अंदर ड्यूब एंड ग्लासगो नाम की कंपनी के द्वारा। निर्माण 1872 ग्लासगो इंग्लैंड के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और यही इंजन सबसे पहले मीटर गेज के ऊपर चलने वाली ट्रेन को खींच के बच्चों दिल्ली से रेवाड़ी लेके आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चों ये ट्रैक बिछाया जा रहा था, जब ये ट्रैक बिछाया जा रहा था दिल्ली और रेवाड़ी के बीच, तो दिल्ली से ये ट्रैक बिछाया गया गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद जब ये गढ़ी अरसरू आता है ट्रैक, तो गढ़ी अरसरू के नज़दीक ही गुरुग्राम का एक और क्षेत्र जिसका नाम है फर्रुख नगर। गढ़ी अरसरू से लेके फर्रुख नगर के बीच की जो दूरी है लगभग 12.5 किलोमीटर है। और 12.5 किलोमीटर की जो ये दूरी है बच्चों, इस दूरी के ऊपर भी, इस क्षेत्र के अंदर भी 12.5 किलोमीटर लंबा एक मीटर गेज रेल मार्ग अंग्रेजों ने साथ में बिछा दिया था। अब सोचने वाली बात है कि गढ़ी अरसरू से लेकर फर्रुख नगर के बीच जो ये रेल मार्ग बिछाया गया था, इसके बिछाए जाने के पीछे अंग्रेजों का क्या पर्पज था? पर्पज एक ही था। फर्रुख नगर जो क्षेत्र है अपने हरियाणा के गुरुग्राम का, जो आज के समय तहसील भी है गुरुग्राम जिले की, बच्चों ये क्षेत्र हमेशा से नमक उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बड़े स्तर पर नमक का उत्पादन किया जाता था, साल्ट का प्रोडक्शन किया जाता था। और नमक का उत्पादन कर करके बच्चों यहाँ पर नमक का बहुत बड़ा स्टॉक अंग्रेजों ने तैयार कर लिया था, बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे। यहाँ पर अंग्रेजों का साल्ट वर्क डिपो होता था। अब ये जो नमक है बच्चों, ये बाकी अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए जब ये ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो अंग्रेजों ने बोला कि आसानी रहेगी नमक का यहाँ से निर्यात करने में अन्य राज्यों के अंदर, यदि हम इसी रेल मार्ग से यदि हम फर्रुख नगर को भी क्या जोड़ लेते हैं, रेल के माध्यम से जोड़ लेते हैं। तो गढ़ी हरसरू से लेकर फर्रुख नगर के बीच ये 12.5 किलोमीटर का जो रेल मार्ग अंग्रेजों ने उस समय साथ में बिछाया था बच्चों, इसका जो पर्पज है ना वो आपको ध्यान रखना, नमक ढोने से था। किससे था? नमक ढोने से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पेपर में पूछा जाता है। गढ़ी हरसरू से फर्रुख नगर, गढ़ी हरसरू से फर्रुख नगर तक अंग्रेजों के द्वारा रेल मार्ग बिछाए जाने के पीछे जो उद्देश्य था,
वो था मेरे बच्चों नमक डोने से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे पर्पस पूछेगा तो आप बोलेंगे नमक डोने से उद्देश्य रहा था। ठीक है, ये जो रेवाड़ी जंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चों वर्ष 2010 तक विश्व का सबसे बड़ा मीटर गेज जो जंक्शन था, विश्व का सबसे बड़ा मीटर गेज जो रेल जंक्शन था मेरे बच्चों, वो आपका रेवाड़ी ही होता था। 2010 के बाद होता क्या है, 2010 के बाद मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज रेवाड़ी के अंदर सारी की सारी जो पटरियां हैं आपको ब्रॉड गेज नजर आएंगी, लेकिन 2010 तक हम बात करेंगे, 2010 या 2010 से पहले की बात करेंगे, तो जहां पर सबसे ज्यादा मीटर गेज आपको नजर आती थी वो आपका रेवाड़ी जंक्शन होता था। तो विश्व का सबसे बड़ा मीटर गेज रेल जंक्शन कौन सा होगा मेरे बच्चों? सर वो रेवाड़ी होगा। कौन सा होगा? रेवाड़ी होगा। ठीक है, बात करें तो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन भी कौन सा है? वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन तो ध्यान रखना, वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन भी जो है वो आपका रेवाड़ी है। सर रेवाड़ी सबसे बड़ा रेल जंक्शन क्यों है? सबसे ज्यादा दिशाओं में रेल मार्ग निकलने के कारण। यहाँ से सबसे ज्यादा दिशाओं में क्या निकलते हैं? रेल मार्ग। तो 6 दिशाओं में तो ट्रेनें बच्चों आज जाती हैं, 7वीं दिशा में भी जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रेवाड़ी को पलवल से जोड़ा जा रहा है वाया नूह के रास्ते, वो भी रेल मार्ग के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा दिशाओं में रेल मार्ग निकाले जाने के कारण सबसे ज्यादा रेल मार्ग निकाले जाने के कारण, ठीक है, या निकलने के कारण हम बोल सकते हैं। बच्चों ये जो रेवाड़ी जंक्शन है, यहीं पर अपने हरियाणा का या अपने प्रदेश के अंदर रेल लोको शेड है। हरियाणा में इसे हम बोल सकते हैं रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। स्टीम का मतलब भाप होता है, रेलवे स्टीम लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब इंजन होता है। ठीक है, हरियाणा में रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम या इसको हम बोल सकते हैं रेल लोको शेड। लोको का मतलब क्या होता है? लोको का मतलब इंजन होता है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइवरों की भर्ती आती है तो कभी भी आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ड्राइवर वर्ड यूज नहीं किया जाता कि रेलवे को 50,000 ड्राइवरों की जरूरत है। नहीं बच्चों, जो ट्रेन को चलाता है ना उसको हमेशा आप पायलट बोलते हैं, और वो पायलट किसको चलाएगा? इंजन को। इंजन को बोलते हैं लोको, इसीलिए उसे कहा जाता है लोको पायलट। तो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर किसकी भर्ती आती है? लोको पायलट की भर्ती आती है ना। कहीं तुम सोचो ड्राइवरों की भर्ती आती है, ड्राइवरों की भर्ती नहीं आती, आपको ध्यान रखना है लोको पायलट की भर्ती आती है। तो लोको का मतलब इंजन है, शेड का मतलब जगह होती है जहां पर इंजन को खड़ा किया गया होगा। ये इंजन कौन सा है? ये भाप वाला इंजन है। और ये जो इंजन है बच्चों, ये विश्व का सबसे पुराना भाप वाला इंजन है जो आज चालू हालात में है, जिसका नाम क्या है? फेरी क्वीन। ये जो लोको शेड है ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है? सर रेवाड़ी के अंदर है। बात करें इस लोको शेड का जो निर्माण है वो कब किया गया था? निर्माण किया गया था बच्चों 1893 के अंदर। 1893 के अंदर, ठीक है। और इस म्यूजियम के अंदर क्या है आपका? यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना भाप वाला इंजन फेरी क्वीन खड़ा किया गया है। फेरी क्वीन को क्या बोलते हैं? परी रानी।
क्या बोलते हैं, परी रानी। और परी रानी का जो निर्माण है ना बच्चों, ये कब हुआ था सर? निर्माण हुआ था मेरे बच्चों 1855 के अंदर। कब हुआ था? 1855 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और ये विश्व का सबसे पुराना क्या है, भाप वाला इंजन है बच्चों। कौन सा? जो आज भी चालू हालात में है, ठीक है। वैसे हम बोलेंगे भारत का प्रथम इंजन है ये, भारत का प्रथम और सबसे पुराना है। विश्व का ये सबसे पुराना वो इंजन है जो आज भी चालू हालात में है। आज भी ये आपको ट्रैकों के ऊपर दौड़ता हुआ क्या आएगा सर, नजर आएगा। तो जल्दी से इतनी सी बातों को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग हमने कवर कर लिया है, कालका शिमला रेल मार्ग हमने कवर कर लिया है। अब बच्चों हरियाणा का जो रेल परिवहन है, हरियाणा के अंदर जो रेल नेटवर्क है, उससे और कौन कौन से अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर होते हैं, इन क्वेश्चनों को कवर करके फिर एक नए परिवहन की शुरुआत करेंगे। या तो हम सड़क परिवहन पढ़ेंगे, या सड़क परिवहन से पहले छोटा सा जो हमारा पार्ट है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े फिर। बढ़ो सर आगे। अब यहां पर लिखिएगा रेल परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ध्यान रखना है कि प्रदेश में एकमात्र जो रेल वर्कशॉप है, जिसका पूरा नाम है रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, प्रदेश में एकमात्र रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, ये कहां पर है मेरे बच्चों? ये जगाधरी यमुनानगर में है, ठीक है। इस रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की जो स्थापना की गई, वो बच्चों 1952 के अंदर की गई थी। वैगन का मतलब मालगाड़ी का डिब्बा होता है। जिस गाड़ी के डिब्बे में आप बैठ के जाते हो उसे रेलवे बच्चों डिब्बा नहीं बोलता, हम डिब्बा बोलते हैं, उसे कोच कहा जाता है। लेकिन जिस डिब्बे के अंदर सामान को लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाते हैं, वो मालगाड़ी का डिब्बा क्या कहलाता है? रेलवे की लैंग्वेज में वैगन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में एकमात्र जो रेल यार्ड है, प्रदेश में जो आपका एकमात्र रेल यार्ड है, ये आपका कहाँ है सर? रेल यार्ड का मतलब क्या होता है? रेल यार्ड ना समझ में आए तो इसे आप बोल सकते हो वॉशिंग स्टेशन। जहां पर ट्रेनों के डिब्बों को खड़ा करके हम वहां पर उसकी साफ सफाई करेंगे, उस जगह को रेल यार्ड कहा जाता है। और एकमात्र जो रेल यार्ड है मेरे बच्चों, ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर। और हिसार कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? बीकानेर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये बीकानेर रेल मंडल का दूसरा रेल यार्ड है बच्चों।
जिसका उद्घाटन किया गया था सुरेश प्रभु के द्वारा। उस समय सुरेश प्रभु क्या होते थे, हमारे रेल मंत्री होते थे। ठीक है, तो इस रेल यार्ड का जो उद्घाटन है ध्यान रखेंगे तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। सुरेश प्रभु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, प्रदेश के अंदर जो रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है, कोच का मतलब जानते ही हो, यात्री गाड़ी के डिब्बे। रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है, अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं बनना शुरू हुआ, लेकिन ये घोषणा हो रखी है कि हरियाणा के अंदर एक रेल कोच फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाएगी। अपने आसपास जो रेल कोच फैक्ट्री है वो पंजाब के कपूरथला में ही है। और ये जो रेल कोच फैक्ट्री है बच्चों, ये बनाई जाएगी कौन से गांव के अंदर, बड़ी गांव के अंदर। बड़ी गांव आप सभी जानते हैं कौन सी तहसील का गांव है, गन्नौर तहसील का। यदि गांव नहीं है तो आपको आंसर देना है गन्नौर। और गन्नौर जो है बच्चों ये तहसील है सर कौन से जिले की, सोनीपत जिले की। कौन से जिले की, सोनीपत जिले की। तो प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री जो प्रस्तावित है वो बड़ी गांव गन्नौर तहसील सोनीपत के अंदर। अगला जो आपको ध्यान रखना है रेल परिवहन के अंदर, वो ध्यान रखेंगे बच्चों, प्रदेश में हरियाणा रेलवे पुलिस जो विभाग है, हरियाणा रेलवे जो पुलिस है ना मेरे बच्चों, ये हरियाणा पुलिस के अंतर्गत ही काम करती है। लेकिन जो रेलवे पुलिस होती है वो दो प्रकार की होती है, वो सेंटर की भी होती है, स्टेट की भी होती है। हर स्टेट के नाम से भी रेलवे पुलिस आपको नजर आएगी, और एक आपकी जो सेंटर की रेलवे पुलिस होती है उसे आप आरपीएफ बोलते हो। ठीक है बच्चों, हरियाणा स्टेट की जो रेलवे पुलिस है, इसका जो डिपार्टमेंट है, इस विभाग का जो मुख्यालय है वो जो है बच्चों आपको ध्यान रखना है, वो है अंबाला कैंट के अंदर। अब मुख्यालय का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट का जो हेड बैठेगा उसी को मुख्यालय बोलेंगे। और हरियाणा रेलवे पुलिस विभाग का जो हेड है वो एसएसपी होता है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। और हरियाणा रेलवे पुलिस विभाग की जो एसपी हैं वर्तमान में, वो अंबाला कैंट के अंदर बैठती हैं। कहाँ बैठती हैं, अंबाला कैंट के अंदर। और अंबाला कैंट के अंदर बैठने वाली वर्तमान में जो एसपी हैं रेलवे, वो हैं संगीता कालिया। वर्तमान में एसपी रेलवे कौन है बच्चों, संगीता कालिया। कौन है, संगीता कालिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब हरियाणा रेलवे पुलिस विभाग है तो हरियाणा के अंदर फिर रेलवे पुलिस स्टेशन भी होंगे। तो प्रदेश में वर्तमान में कुल रेलवे पुलिस स्टेशन जो हैं, प्रदेश में वर्तमान में कुल रेलवे पुलिस स्टेशन मेरे बच्चों वो हैं 16 यानी कि 16। कितने हैं सर, 16 यानी कि 16 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, HRIC से बोलते हैं। फुल फॉर्म होगी
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। ठीक है, हरियाणा रेल ढांचागत निगम इसे बोलते हैं, जिसकी स्थापना हुई मेरे बच्चों 2016 के अंदर। ये जो HREC है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त कार्यक्रम है। केंद्र सरकार और अपने हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, दोनों का ये रेल क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम है बच्चों। और इस संयुक्त कार्यक्रम के अंदर बात करें हरियाणा सरकार की भागीदारी की, तो हरियाणा सरकार की जो भागीदारी है वो आपको ध्यान रखना है 51% है। हरियाणा सरकार की जो भागीदारी है इस कार्यक्रम के अंदर वो कितने परसेंट रहेगी? 51% रहेगी। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे केंद्र सरकार की भागीदारी की, तो मेरे बच्चों केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो है 49%। ठीक है, 49%। अब हम HRIC के प्रोजेक्ट समझते हैं कि ये जो HRIC हमारा एक कॉरपोरेशन है, एक निगम है, इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्तमान में हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। HRIC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है बच्चों एलिवेटेड रेल ट्रैक। एलिवेटेड का मतलब होता है हवा में उठाया गया, और किसी भी रेल ट्रैक को जब आप हवा में उठाते हो तो उसको हवा में ही रखने के लिए क्या करोगे? नीचे बच्चों पिलर तो आप लगाओगे लगाओगे, उसको सहारा तो देना पड़ेगा। और जो भी ट्रैक या जो भी सड़क पिलर के ऊपर बनाई जाती है उसको हम एलिवेटेड बोलते हैं। ठीक है, एलिवेटेड। तो बच्चों हम एलिवेटेड रेल ट्रैक पढ़ेंगे। जैसे आपने मेट्रो चलती हुई देखी होगी ना, फुटपाथ वाली जगह के ऊपर पिलर बना के बच्चों ऊपर ट्रैक बिछा के मेट्रो आप को जो चला के दी गई है मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा, वो मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा हवा में उठाए गए जो रेल ट्रैक होंगे वो एलिवेटेड रेल ट्रैक होंगे, लेकिन वो तो मेट्रो के द्वारा बिछाए गए हैं। यहां पर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा एलिवेटेड रेल ट्रैक पढ़ेंगे। एलिवेटेड रेल ट्रैक के बाद बच्चों सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो होगा ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना सा एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दोनों के दोनों इन प्रोजेक्ट को पढ़ते हुए फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे। अब हम HRIC के सबसे पहले प्रोजेक्ट को पढ़ते हैं। हरियाणा रेल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इसे बोलते हैं, और इसके द्वारा हम बात करें तो एलिवेटेड रेल ट्रैक के जो भी प्रोजेक्ट हैं वर्तमान में बात करें तो बच्चों 3 प्रोजेक्ट हैं हरियाणा के अंदर, जो एक कंप्लीट हो चुका है और 2 के ऊपर काम चल रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रदेश में एलिवेटेड रेल ट्रैक, एलिवेटेड का मतलब तो समझ चुके होंगे ना आप लोग, हवा में ऊपर उठाया गया, यानी कि पिलर के ऊपर खड़ा किया गया रेल ट्रैक, एलिवेटेड रेल ट्रैक। और ऐसे ना समझ में आए तो मेट्रो को चलते हुए तो सभी ने देखा होगा, कोई ऐसा महानुभाव जिसने मेट्रो ही ना देखी हो आज तक, तो नहीं देखी है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, गूगल के ऊपर ही देख लेना। ठीक है बच्चों, तो वो आपका एलिवेटेड रेल ट्रैक कहलाएगा। सबसे पहला जो है वो है आपका मंगलसेन एलिवेटेड रेल ट्रैक। मंगलसेन एलिवेटेड रेल ट्रैक। बच्चों ध्यान रखना है कि ये मंगलसेन एलिवेटेड जो रेल ट्रैक है ये भारत में पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक है, भारत में प्रथम। भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे पहला जो रेल एलिवेटेड ट्रैक है वो भारत के अंदर बिछाया गया अपने हरियाणा के रोहतक में। तो ये जो आपका है एलिवेटेड रेल ट्रैक, ये आपको ध्यान रखना है रोहतक के अंदर। और रोहतक के अंदर मेरे बच्चों ये आपका रोहतक गोहाना रेल मार्ग के ऊपर ये बनाया गया है। ये वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर बच्चों ये वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर जाम की समस्या ज़्यादा रहती है, जिन शहरों से ट्रेनें ज़्यादा गुजरती हैं, जहां पर रेल फाटक बहुत ज़्यादा है। अब रेल फाटक बंद हो जाएगी तो पूरा का पूरा शहर जो है वो जाम की समस्या से गिर जाएगा। और उस शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए फिर क्या होगा बच्चों, ट्रेनों को जो है ना वो भारतीय रेलवे के द्वारा अब पिल्लर के ऊपर रेल मार्ग बिछा के, पिल्लर के ऊपर रेल ट्रैक बिछा के उनके ऊपर से गुजारा जाएगा। अभी तक तो हम देखते थे कि जितने भी हमारे साधन थे बच्चों वो पुल से जाते थे, ट्रेन नीचे से निकल जाती थी। अब आप देखोगे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के अंदर कि ट्रेन ऊपर से जाएगी और बाकी साधन नीचे से निकलेंगे। ठीक है, ऐसा भारतीय रेलवे के द्वारा पहला जो ट्रैक बिछाया गया है वो रोहतक के अंदर बिछाया गया। ये आपको पता होना चाहिए कौन से रेल मार्ग पे है, ये रोहतक गोहाना रेल मार्ग पे है, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, मंगलसेन। मंगलसेन अपने हरियाणा के क्या थे, दूसरे डिप्टी CM थे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे थानेसर एलिवेटेड रेल ट्रैक। इसका उद्घाटन किया जा चुका है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। थानेसर एलिवेटेड रेल ट्रैक ये मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ठीक है, और ये जो रेलवे ट्रैक है ये कौन से रेल मार्ग पे है सर, ये है नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पे। नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पर। ठीक है, तीसरा जो होगा वो होगा मेरे बच्चों कैथल के अंदर। कैथल एलिवेटेड रेलवे ट्रैक या रेल ट्रैक ठीक है, और ये आपका कौन से मार्ग पे होगा, ये आपका नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पे ही होगा।
तो नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र रेल मार्ग पे कितने एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाए जाएंगे? 2, और दोनों के दोनों बच्चों प्रस्तावित हैं, जिसमें से कुरुक्षेत्र के थानेसर का एलिवेटेड रेल ट्रैक, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर द्वारा कर दिया गया है। इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ बल्कि इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो नरवाना कैथल रेल मार्ग पर, ठीक है। तो ये 3 आपको एलिवेटेड रेल ट्रैक क्या है ध्यान रखने हैं, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था हरियाणा ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ठीक है, हरियाणा ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। बच्चों ये जो कॉरिडोर है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है, पलवल को सोनीपत से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किसको किससे जोड़ता है, आपको बोलना है पलवल को सोनीपत से जोड़ता है ये, ठीक है। ये क्यों बनाया गया अब देखिएगा, थोड़ा सा समझाता हूं आपको। मान के चलिएगा कि यहां पर है आपका अंबाड़ा, ठीक है। अंबाला से हम आते हैं कहाँ? सोनीपत, ठीक है। ये है आपका सोनीपत। सोनीपत के बाद हम आएंगे मेरे बच्चों कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली से हम आएंगे कहाँ? पलवल। और पलवल से हम कहाँ आएंगे सर? आगरा। ये है आगरा, आगरा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जो भी यात्री गाड़ी होती है जिसके अंदर यात्री बैठे होते हैं, तो किसी को आगरा से अंबाला जाना है और ये जो रेल मार्ग बिछाया गया है, तो बच्चों आगरा से वो गाड़ी जो यात्री गाड़ी होगी वो पलवल में यात्री उतारेगी, दिल्ली में यात्री उतारेगी, सोनीपत में यात्री उतारेगी और फिर ये अंबाला चली जाएगी। अब ये तो यात्री गाड़ी की बात है। यदि मैं बात करूं मालगाड़ी की, अब मालगाड़ी जिसको आगरा से अंबाला जाना है, बच्चों जरूरी तो नहीं है कि उस मालगाड़ी को पलवल जाना पड़े, दिल्ली जरूरी तो नहीं है उसको पलवल के बाद दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली के आगे तो वो चलेगी चलेगी। मेरे बच्चों दिल्ली की तरफ जाने वाली जितनी भी रेल लाइन है वो काफ़ी क्या है, बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है। ये रेल मार्ग बहुत बिजी रेल मार्ग है, काफ़ी ट्रेनें दिल्ली होके गुजरती है। और जब भी मालगाड़ी आती है तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो दूसरी रेल होंगी, जो दूसरी रेल सेवाएं होंगी वो क्या होंगी? प्रभावित होंगी। तो इस दिल्ली वाले रूट को फ्री करने के लिए क्या किया गया? एक कॉरिडोर बनाया गया, एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया गया। बच्चों जब हम आगरा से आते हैं पलवल, ठीक है, तो जितनी भी मालगाड़ियां हैं अब पलवल से दिल्ली नहीं जाएगी बल्कि उनको निकाल दिया जाएगा पलवल से हरियाणा होते हुए सोनीपत। कहाँ? सोनीपत। और इसी को बोलते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ठीक है। सीधी सी बात है कि मालगाड़ियों को बच्चों दिल्ली ना जाना पड़े, अंबाला की तरफ जाने वाली मालगाड़ियां आगरा से जो आएंगी उनको पलवल से मेरे बच्चों लेफ्ट हैंड दिशा में क्या है गुजार के वापिस इनको दिल्ली को क्रॉस करते हुए सोनीपत के अंदर बच्चों जोड़ने का क्या कर दिया जाएगा? काम कर दिया जाएगा। बस आपके लिए क्वेश्चन यही आएगा कि हरियाणा ग्रीन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? आप बोलेंगे पलवल को सोनीपत से जोड़ता है। इतनी सी बातें कवर हुई। चलो अब हेडिंग डालिएगा हरियाणा में मेट्रो। मेट्रो पढ़ेंगे तो यहां से इतने ही क्वेश्चन अपने कवर होते हैं। अब पढ़ेंगे हरियाणा में मेट्रो। हरियाणा में मेट्रो, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो मेट्रो है ना बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने जिलों में चलती है सर? वर्तमान में सर 3 जिलों के अंदर मेट्रो का संचालन होता है। मेट्रो वाले कितने जिले हैं हरियाणा के अंदर? सर वर्तमान में 3 जिले हैं।
तो पहला जिला कौन सा बना था? प्रथम जिला जहां पर मेट्रो चली बच्चों। तो अपने आसपास मेट्रो दिल्ली से ही चलती थी, और दिल्ली से सबसे पहले मेट्रो चल के आई कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि दिल्ली के साथ सीमा लगती है अपने गुरुग्राम जिले की। और ये जो मेट्रो आई थी ना बच्चों, ये आई थी 21 जून 2010। तो गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले जो मेट्रो चली थी वो किस दिन चली थी? ये उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन 21 जून के दिन चली थी। ठीक है, ये 21 जून 2010 को चलने वाली जो मेट्रो है बच्चों, ये चली थी आपकी कुतुब मीनार से कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है, हुड्डा सिटी सेंटर, HUDA, हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम बदल दिया गया है, जिसको अब HSVP के नाम से जाना जाता है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मेरे बच्चों इसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो जिला बना जहां मेट्रो चली अपने हरियाणा के अंदर, वो बना फरीदाबाद। दूसरा जो जिला है बच्चों वो कौन सा? फरीदाबाद। और मेरे बच्चों फरीदाबाद के अंदर जो मेट्रो चली ना, वो चली सर वर्ष 2015 के अंदर। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तीसरा जो जिला है जहां पर मेट्रो चलना स्टार्ट हुई 2018 के अंदर, वो बना झज्जर। क्योंकि बच्चों झज्जर के बहादुरगढ़ में भी अब दिल्ली से क्या चलती है? मेट्रो चलती है। मुंडका तक पहले आती थी मेट्रो, मुंडका की इस रेल लाइन को आगे बहादुरगढ़ तक लाया गया, और बहादुरगढ़ के अंदर जब मेट्रो चलना स्टार्ट हुई तो झज्जर जो है वो तीसरा जिला बन जाता है 2018 के अंदर, जहां पर मेट्रो चलती है। ये जो मेट्रो चली बच्चों, ये मुंडका से, मुंडका जो है वो दिल्ली के अंदर है। पहले मुंडका तक ही हम आते थे मेट्रो में बैठ के। बहादुरगढ़, मुंडका दिल्ली से बहादुरगढ़। ठीक है, अब नोट करके आपको लिखना है चौथा जिला कौन सा होगा जहां पर मेट्रो के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? बच्चों जिला सोनीपत। जिला सोनीपत, जहां मेट्रो के प्रस्ताव को क्या मिल चुकी है सर? मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी चौथा जो जिला बनेगा ना हमारा, वो बनेगा मेरे बच्चों सोनीपत जिला, जहां मेट्रो चलते हुए आपको नजर आएगी। ठीक है, मेट्रो के अलावा हम बात करें रैपिड मेट्रो की। रैपिड मेट्रो, रैपिड मेट्रो का मतलब होता है निजी यानी कि प्राइवेट। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। और रैपिड मेट्रो का संचालन जहां होता है वो भारत का एकमात्र शहर गुरुग्राम है। भारत का एकमात्र शहर गुरुग्राम, जहां रैपिड मेट्रो या निजी मेट्रो का संचालन मेरे बच्चों किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि ऐसा एकमात्र ऐसा कौन सा शहर जहां पर निजी मेट्रो चलती है, रैपिड मेट्रो चलती है, वो बोलेंगे गुरुग्राम। और इसकी जो शुरुआत है वो गुरुग्राम के अंदर कब हुई? बाल दिवस के दिन हुई। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है 14 नवंबर, और 14 नवंबर 2013 को पहली रैपिड मेट्रो का संचालन किया जाता है। ठीक है,
तो ये अपना रेल परिवहन होता है कंप्लीट। हरियाणा का रेल परिवहन ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया, और कोई भी क्वेश्चन आपका फिर रेल परिवहन से मेरे बच्चों बचने वाला नहीं है। अब रेल परिवहन के बाद हम पढ़ेंगे वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट छोटा सा पार्ट है, 8-9 मिनट का ही टॉपिक है, क्योंकि बच्चों अपने हरियाणा के अंदर जहाज कितने उड़ते हैं, मुश्किल से तुम 4-5 जहाज देख पाते होंगे, है ना। बिल्कुल 4-5 जहाज ही उड़ते हैं हरियाणा के अंदर दिन में, यदि तुम देखोगे तो, और वो भी मुश्किल से दिखाई देंगे तुम्हें 4-5 भी। तो जब जहाज ही नहीं उड़ते हैं तो बच्चों वायु परिवहन का है कैसे बड़ा होगा, वायु परिवहन या एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व का सबसे तेज और सबसे महंगा परिवहन है। सबसे सस्ता क्या था, सबसे सस्ता था रेल परिवहन। तो विश्व का सबसे महंगा या विश्व का सबसे तेज, अब तेज होगा तो महंगा तो होगा, जो समय बचाएगा। अब वायु परिवहन आपका समय बचाता है। विश्व का सबसे तेज महंगा परिवहन है बच्चों, विश्व का सबसे तेज व महंगा परिवहन है। ठीक है, अब वायु परिवहन का इस्तेमाल आप करोगे तो कहाँ जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे, हवाई अड्डे जाओगे। और अपने हरियाणा के अंदर जो आपको हवाई अड्डे नजर आएंगे ना, वो कितने नजर आएंगे, वो 2 तरीके के हवाई अड्डे नजर आएंगे। सर 2 तरीके के कैसे नजर आएंगे, देखिएगा मेरे बच्चों। एक तो वो हवाई अड्डा होगा जहां पर सेना अपना जहाज उतार सकती है, उनको हम बोलेंगे सैनिक हवाई अड्डे। एक होगा सैनिक हवाई अड्डा, बच्चों जिसे हम बोल सकते हैं एयरफोर्स स्टेशन, या हम हिंदी में बोल देंगे वायुसेना स्टेशन। ठीक है, और एक होंगे जहां पर सेना नहीं, आम इंसान जहां पे अपना सफ़र जहाज़ों में करते हैं, और वो जहाज़ जहां उतरेंगे उन्हें बोलेंगे सिविलियन एयरपोर्ट, असैनिक हवाई अड्डे या नागरिक हवाई अड्डे। असैनिक हवाई अड्डा, या हम बोल देंगे मेरे बच्चों नागरिक हवाई अड्डा। हम बात करें असैनिक हवाई अड्डे की या सिविलियन एयरपोर्ट की, या हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक हवाई अड्डे की, तो बच्चों इनकी संख्या वर्तमान में है 5। कितनी है, 5। किताबों के अंदर 6 लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन वर्तमान की भी मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान में कितने हैं, 5। वर्तमान में संख्या मेरे बच्चों इसकी कितनी है, एयरफोर्स स्टेशन की संख्या है 2, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 5। ठीक है, कौन कौन से हैं ये 2, सबसे पहला जो होगा बच्चों वो आपको ध्यान रखना है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन या अंबाला वायुसेना स्टेशन। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कहाँ पर है, ये अंबाला के अंदर ही होगा ना, अंबाला वायुसेना स्टेशन। कई बच्चे मेरे से ये भी पूछ लेते हैं कि सर अंबाला वायुसेना स्टेशन कहाँ पे है। अब ऐसे ऐसे बच्चों का मैं क्या करूँ, मेरे पास यदि वो बच्चा हो ना
तो उसको अच्छे से समझाऊं मैं, ठीक है। लेकिन तुम बड़े दूर बैठे हो, यदि तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ भी रहा है ना बच्चों, मत पूछना, क्योंकि ये आसान से बेसिक सी बातें हैं, तो है ना। अंबाला वायुसेना स्टेशन कहाँ होगा? अंबाला में होगा। अंबाला वायुसेना स्टेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसकी जो स्थापना की गई थी बच्चों, वो कब की गई थी? सर इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वो की गई थी 1948, 1948 के अंदर, ठीक है। अंबाला वायुसेना स्टेशन के ऊपर ही बच्चों फ्रांस से खरीदे गए हमारे लड़ाकू यान राफेल को खड़ा किया गया है, स्थापित किया गया है। फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू यान राफेल यहीं पर क्या है? स्थापित है। बच्चों जहां पर राफेल यानों को खड़ा किया गया है, जहां पर भी हवाई जहाजों को खड़ा किया जाता है ना, जब वो रनवे पे नहीं होते हैं, उड़ने वाले नहीं होते हैं, तो उनको एक जगह ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। और जहां पर इन यानों को खड़ा किया जाता है उस जगह को हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगर। तो आपसे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलते हुए पूछ लूं कि राफेल यानों के लिए नए हैंगर का निर्माण कौन से स्टेशन पे किया गया? तुम बोलोगे अंबाला वायुसेना स्टेशन पर, ठीक है। तो राफेल हेतु नए हैंगर का निर्माण, राफेल हेतु नए हैंगर का निर्माण मेरे बच्चों इसी वायुसेना स्टेशन पे है। ये जो राफेल है ना, इन राफेल में से एक राफेल को उड़ा के लेके आने वाला पायलट अपने हरियाणा से था। एक राफेल को उड़ाकर लाने वाले पायलट रोहित कटारिया बच्चों आपसे पूछ ले कि कहाँ के रहने वाले, आपको बोलना है बसई गुरुग्राम, बसई गुरुग्राम, ठीक है। तो ये अंबाला वायुसेना स्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंबाला वायुसेना स्टेशन के बाद जो दूसरा वायुसेना स्टेशन है बच्चों, उसका नाम है सिरसा वायुसेना स्टेशन। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन। सिरसा वायुसेना स्टेशन जो है ना बच्चों, अभी पिछले कई दिनों में चर्चा में बना रहा था। और यह चर्चा में इसलिए बना रहा था, आपने न्यूज चैनल के माध्यम से सुना होगा मेरे बच्चों, कि पाकिस्तान के अंदर गलती से एक मिसाइल जा गिरी थी जो भारत से छोड़ी गई थी। बताया तो जाता है वो गलती से चली थी, और बच्चों बाद में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ये पुष्टि भी की थी कि एक गलती से जो हमारी मिसाइल है वो चली है, और वो चली है हरियाणा से। अब बच्चों राजनाथ सिंह का सिर घूम जाता है कि हरियाणा वाले क्या करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो हरियाणा का वो कौन सा शहर था, हरियाणा का वो कौन सा स्टेशन था? तो सबसे पहले पुष्टि होती है कि ये सिरसा वायुसेना स्टेशन से किसी ना किसी हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति ने ही बटन दबाया है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के बहावलपुर में जाके गिरी थी। और बच्चों यह एक अच्छी बात रही कि इस मिसाइल के अंदर कोई हथियार नहीं था, जिसके चलते बच्चों कोई नुकसान पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने भी इस बात की पुष्टि की कि भारत की तरफ से सिरसा एयरफोर्स स्टेशन से एक मिसाइल छोड़ी गई है। लेकिन भारत ने बाद में पुष्टि की कि हमने जानबूझ के नहीं छोड़ी है, हमने ये जानबूझ के नहीं छोड़ी है, बल्कि गलती से छोड़ी गई है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का तो काम चिल्लाना है बच्चों, पाकिस्तान ने बोला जानबूझ के छोड़ी है, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है ना, ये सिरसा वायुसेना स्टेशन से छोड़ी गई थी, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हुई तो बताया गया कि ये सिरसा वायुसेना स्टेशन से नहीं बल्कि अंबाला वायुसेना स्टेशन से छोड़ी गई थी, ठीक है। तो कंफ्यूज कर दिया लोगों को, कईयों ने बोल दिया सिरसा वायुसेना स्टेशन से छोड़ी थी, बाद में पुष्टि की अंबाला वायुसेना स्टेशन से। तो सिरसा वायुसेना स्टेशन जो है ना, एकदम बच्चों हाईलाइट हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और यदि हम बात करें सिरसा वायुसेना स्टेशन की स्थापना की, तो स्थापना याद कर लेना मेरे बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 के अंदर। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1964 के अंदर इसकी सर स्थापना हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बस यही ध्यान रखना है आपको। एक अम्बाला वायुसेना स्टेशन और एक दूसरा है हमारा सिरसा वायुसेना स्टेशन। अब हम बात करते हैं असैनिक हवाई अड्डों की। असैनिक हवाई अड्डों में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है बाछोद हवाई पट्टी। बाछोद हवाई पट्टी, ये बाछोद गांव के अंदर है और बाछोद गांव है नारनौल के अंदर, और मेरे बच्चों नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर। और ये हवाई पट्टी अभी पीछे सुर्खियों में रही थी क्योंकि यहाँ पर पहले नाइट लैंडिंग विमान सुविधा नहीं होती थी, रात के अंदर जहाज नहीं उतारे जाते थे। अब बच्चों यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह लगवा दी गई है, रात को भी जहाज आप उतार सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है भिवानी हवाई पट्टी या भिवानी हवाई अड्डा, भिवानी एयरपोर्ट। ये आपका भिवानी महम रोड के ऊपर है, भिवानी हवाई अड्डा। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको ध्यान रखना है करनाल हवाई अड्डा। करनाल हवाई अड्डे की स्टैब्लिशमेंट स्थापना दी गई है, तो इस हवाई अड्डे की स्थापना याद रख लेना 1967, 1967। नेक्स्ट है बच्चों पिंजौर हवाई अड्डा। यहाँ पर यान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर है ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का। पिंजौर हवाई अड्डा ये आपका कहाँ होगा सर? ये पिंजौर पंचकुला के अंदर होगा। ये कहाँ होगा बच्चों? पिंजौर पंचकुला के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा वो है हिसार कार्गो हवाई अड्डा। हिसार जो कार्गो हवाई अड्डा है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये भारत में प्रथम कार्गो हवाई अड्डा है। कार्गो का मतलब है जहां से सामान को आयात और निर्यात के लिए बच्चों जहाज़ों के अंदर लादा और चढ़ाया जाएगा, आयात और निर्यात किया जाएगा जहां से जहाज़ों के माध्यम से, उसे कार्गो एयरपोर्ट बोलते हैं। तो भारत में प्रथम कार्गो एयरपोर्ट आपका ये रहेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो हिसार कार्गो एयरपोर्ट है ना, इसका जो नाम है वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया है। महाराजा अग्रसेन कार्गो हवाई अड्डे के नाम से इसे जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। और बच्चों हिसार कार्गो हवाई अड्डा जो बन के तैयार होगा ना, ये लगभग 7000 एकड़ के अंदर बन के तैयार होगा। और जिस दिन ये 7000 एकड़ में बन के तैयार हो जाएगा, ये विश्व का ही सबसे बड़ा आपका कार्गो हवाई अड्डा होगा। या तो हरियाणा में कोई चीज़ बनती नहीं है, और बनती है तो फिर सबसे बड़ी ही बनती है बच्चों। ठीक है, तो ये विश्व का ही सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा बताया जाता है जब ये अपने 7000 एकड़ के अंदर बन के क्या होगा, तैयार होगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। वायु परिवहन से जुड़ी हुई 2-3 बातें और मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो सिविल एविएशन सेंटर हैं, सिविल एविएशन सेंटर, सिविल एविएशन सेंटर का मतलब है मेरे बच्चों नागरिक उड्डयन केंद्र, हिंदी में बोलेंगे नागरिक उड्डयन केंद्र। वो कितने हैं बच्चों? 3 हैं। संख्या कितनी है सर? 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं सर ये 3? 3 में आपको ध्यान रखना है
करनाल नागरिक उड्डयन केंद्र, ठीक है। एक है बच्चों पिंजौर नागरिक उड्डयन केंद्र, और एक है आपका करनाल पिंजौर के बाद हिसार नागरिक उड्डयन केंद्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है इसके वर्तमान में मंत्री कौन है। सिविल एविएशन मिनिस्टर वर्तमान में प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री। तो मंत्रालय चेंज होते रहते हैं बच्चों, यदि पेपर हो जाए 6-7 महीने के बाद तो हो सकता है कि मंत्री बदल दिया जाए। तो जब भी मंत्री बदले करंट अफेयर के ऊपर फोकस करें। वर्तमान में प्रदेश के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर हब है, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब या हेलीपैड भी हम बोल सकते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा और उड़ाया जाता है, ये मेरे बच्चों कहां पर बनेगा? आपके गुरुग्राम के अंदर, जहां से एक साथ सबसे ज्यादा संख्या में हेलीकॉप्टर उतारे भी जा सकते हैं और उड़ाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर हब कहां बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले जो एयर टैक्सी की शुरुआत हुई, भारत में सबसे पहले एयर टैक्सी भारत में सबसे पहले एयर टैक्सी की जो शुरुआत हुई मेरे बच्चों, वो चंडीगढ़ व हिसार के बीच हुई। और इस एयर टैक्सी की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वरुण गौड़, जिनका संबंध झज्जर जिले से है। ठीक है, बात करें प्रदेश से पहली महिला कमर्शियल पायलट की, कमर्शियल का मतलब है जिन हवाई जहाजों के अंदर यात्री बैठ के जाते हैं, तो यात्री वाला जो हवाई जहाज है उसको उड़ाने वाली पहली हरियाणवी महिला वो हैं प्रियंका बेनीवाल। और प्रियंका जो बेनीवाल है ना मेरे बच्चों, इसका संबंध ध्यान रख लेना, सुलीखेड़ा गांव से है। सुलीखेड़ा गांव फतेहाबाद। ठीक है,
तो अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट वायु परिवहन भी, बस इतना सा ही वायु परिवहन था। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों सड़क परिवहन। तो 2 क्लास में सड़क परिवहन कंप्लीट होगा और उसके बाद अपना ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से फिनिश होगा, जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट से पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पढ़ाया इस तरीके से आप रिवीजन करोगे, आपका गलत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। अगली क्लास में मिलेंगे। इसी तरीके से आपको पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ोगे तो आप बाकी बच्चों से अलग होते जाओगे। और हमें सिलेक्शन लेने के लिए हमेशा बाकी बच्चों से कंटेंट के मामले में अलग होना ही होना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।